आई एम करिश्मा गुप्ता एंड टुडे यू आर वाचिंग लॉ कंसर्न चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एमपी एकोमोडेशन एक्ट, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है ये 1961 का। ठीक है, एक्ट नंबर 41 है 1961 का। आप इसको ऐसे भी याद रखते हैं 41 1 का 1 4 6। ठीक है, तो 1961 का है, 41 एक्ट नंबर है इसका। चैप्टर 1 आप देखते हैं तो ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट से डील करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो शॉर्ट टाइटल है इसका द मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है इसका शॉर्ट टाइटल, एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ मध्य प्रदेश। और जब ये पहली बार आया था तो फर्स्ट शेड्यूल पे एप्लीकेबल होता था और फिर कम इनटू 4 अदर एरियाज आफ्टर द स्टेट नोटिफाइड बाय द नोटिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया तो ये अप्लाई होने लग गया अदर एरियाज़ पे भी। बट जब ये फर्स्ट इंस्टेंस में आया था तो ये फर्स्ट शेड्यूल पे ही एप्लीकेबल होता था। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसमें टोटल जो है आपके आपके टोटल जो सेक्शंस हैं वो 51 सेक्शंस हैं। ठीक है, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपके टोटल 51 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एंड 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और ओल्ड एक्ट, किस एक्ट को ये रिपील करके आया है? तो आपका जो ओल्ड एक्ट था 1955 का, उसको रिपील करके ये एक्ट आया है 1961 का। ठीक है, जिसको एमपी एकोमोडेशन एक्ट 1961 कहते हैं। समझ आया आपको? तो टोटल मैंने आपको बताया 51 सेक्शंस हैं, सॉरी 51 आपके सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, और आपका जो 1955 का एक एक्ट था उसको रिपील करके 61 का एक्ट आया है। ठीक है, 1961। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके टोटल 51 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं। 1955 का जो एक्ट था आपको उसको रिपील करके 1961 का आपका एक्ट आया है। ठीक है, अब आप देखिए इस एक्ट में टोटल मैंने आपको बता दिया चैप्टर्स एंड सेक्शंस। अब आपको करना क्या है, आपको चैप्टर सेक्शन 1 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आप देखिए डेफिनेशन क्लॉज, कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड्स, एकोमोडेशन की जो डेफिनेशन है ये जरूर पूछी जाती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइज। एकोमोडेशन मीन्स एनी बिल्डिंग, और बिल्डिंग हो या फिर पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो, वेदर रेजिडेंशियल या फिर नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल का मतलब है या फिर ये बिल्डिंग हो, है ना, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, या फिर यानी कि आप इसमें बिजनेस वाला कॉमर्शियल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब इतना ही है कि आपकी इसमें बिजनेस वाली जो मतलब नॉन रेजिडेंशियल मीन्स होता है कि कॉमर्शियल पर्पज से आपके रेजिडेंट को यूज़ कर रहे हैं। रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, बिल्डिंग हो, पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो, है ना, चाहे उसमें रेजिडेंशियल हो या फिर आप उसमें क्या कर रहे हो, कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हो, रेजिडेंशियल हो या फिर नॉन रेजिडेंशियल हो, तो आप इसको एकोमोडेशन ही कहेंगे। और एकोमोडेशन में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है? तो एकोमोडेशन में आपका एनी लैंड विच इज़ नॉट अ एग्रीकल्चर पर्पस। तो एग्रीकल्चर पर्पस से अगर आपका लैंड होगा तो वो लैंड लॉ यूज उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एनी लैंड विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, अगर कोई भी लैंड है और वो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज़ नहीं किया जा रहा है तो ये एकोमोडेशन में आएगा, इंक्लूड करते हैं एकोमोडेशन में। ठीक है, अगर आपका ये घर है, ठीक है, पहले होते थे ऐसे घर हैं, आप बनाते थे, और यहाँ पर आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रूम है आउटसाइड, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पूरा घास है, ठीक है, ग्रास वगैरह, है ना, जो भी है इस प्रॉपर्टी के अंदर ये सारा एकोमोडेशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, ये गार्डन हो गया, आपका ग्राउंड हो गया, गराज हो गया। ठीक है, ये बिल्डिंग है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये सारा कुछ जितना भी है इसके अंदर, गराज, गार्डन, ये सब गार्डन गराज है ना, तो ये सब इसी में इंक्लूड होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड में ये लिखा है कि गार्डन हो, ग्राउंड हो, गराज हो, आउट हाउसेस हो, इफ़ एनी। ठीक है, बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो मैंने आपको बताया आपका ये हाउस और इसमें जितना भी है, इस गराज, गार्डन, जो भी कुछ है ये सब आपका एकोमोडेशन में आएगा। और आपका एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पे, तो इट विल नॉट इंक्लूड द एग्रीकल्चर लैंड, बट एग्रीकल्चर लैंड के अलावा सारी जो लैंड्स है ये इंक्लूड करेगा। और आपका जो भी गार्डन, गराज है, हाउस है, आउट हाउसेस हैं, इसके अंदर दैट शैल इंक्लूड। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। एंड अब थर्ड पे आते हैं, एनी फिटिंग अफिक्स टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर द मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट देयरफॉर।
तो मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए आप कुछ भी यूज़ करते हैं, लाइक ये आपका घर है, घर पे पंखा चलता है, ठीक है, पंखा चल रहा है, तो ये आप अटैच्ड है इससे, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो कम इन एकोमोडेशन। तो फिटिंग अ फिक्स्ड, आपका कोई भी ये घर है और इसमें किसी भी तरह का विंडो अटैच्ड है, तो दिस इज ऑल्सो कम इन द फिटिंग है अफिक्स्ड है टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, दैट कम्स इन द एकोमोडेशन। कोई भी बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए आप कुछ भी करते हैं इस घर में, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे फोर्थ में आप देखेंगे फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड। आप देखते हैं कभी कभार रेंट पे घर लेने जाते हैं आप, तो आपको फर्नीचर के साथ घर दिया जाता है और उसमें ही रेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि आपको फर्नीचर दे है, बट वो पर्पस जो होता है आपका जो फर्नीचर है वो यूज़ पर्पस के लिए दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपको बस आपकी अलमीरा खड़ी कर दी और आप यूज़ ही नहीं कर सकते, आपके पास बेड है लैंडलॉर्ड का बट आप यूज़ ही नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आप उसका पे भी कर रहे हैं उसको, अकॉर्डिंग टू रेंट वो आपको फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जो भी इंजॉयमेंट के लिए दिए जाए, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में आपको क्या समझ आया इन दिस एक्ट? डेफिनेशन सबसे पहले हमने एकोमोडेशन की पढ़ी। एकोमोडेशन में सबसे पहले बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, वेदर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल, ठीक है, एनी लैंड विच इज़ नॉट एग्रीकल्चर पर्पज़, या फिर एनी गार्डन, ग्राउंड, गराज, आउट हाउसेज, इफ़ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग में है, या फिर इसके अलावा आपने देखा था कोई भी फिटिंग है अफिक्स्ड है उस बिल्डिंग के साथ या पार्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ, या फिर कोई भी फर्नीचर सप्लाइड किया गया है बाय द लैंडलॉर्ड, तो आप बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग का ही है और अकॉर्डिंग टू रेंट और आपको बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए दिया गया है वो, उसी के अकॉर्डिंग आपसे रेंट लिया जा रहा है, तो दैट कम्स इन द एकोमोडेशन, राइट। अब आप दूसरी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन, लैंडलॉर्ड कौन होता है? वैसे ये इतना आपको पता रखना चाहिए कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन 2B में गिवन है, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन फॉर द टाइम बिंग रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव रेंट एकोमोडेशन वेदर इज ऑन और, है ना, वेदर इज ऑन अकाउंट और ऑन द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स, है ना, तो वो अपने अकाउंट में भी ले सकता है। अब जैसे मैं ऑनर हूँ किसी प्रॉपर्टी की, मैंने क्या करा, जैसे कि भाई साहब ये ऑनर है, ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, ये है टेनेंट, टेनेंट को इन्होंने क्या करा कि अपना प्रॉपर्टी दिया, ठीक है। अब इससे रेंट ही, अब जो टेनेंट है ही इज एंटाइटल टू रिसीव द रेंट, बट ही लिव इन सिंगापुर, सो ही ऑथोराइज्ड सी पर्सन to collect the rent, so he is authorized person, he can take in his account or he can take in his account also, so it depends on the contract or sorry it depends on the agreement of the accommodation which they are providing। तो लैंडलॉर्ड द पर्सन डेफिनेशन ओनली सिंपल है लैंडलॉर्ड की, जो कि 2B में गिवन है कि लैंडलॉर्ड जो होता है ये आपका जो इज एंटाइटल टू रिसीव द रेंट और ऑथोराइज्ड बाय द लैंडलॉर्ड टू रिसीव द रेंट, ठीक है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप इतना याद रख सकते हैं। लॉफुल इंक्रीज, यानी कि आपका रेंट जो इंक्रीज होता है, जो 2C में गिवन है, लॉफुल इंक्रीज मीन्स अ इंक्रीज ऑफ रेंट परमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो रेंट को है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते, जो कि C में गिवन है। इंक्रीज C, आप इस तरीके से अपना डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, इंक्रीज से C हो गया, ठीक है। लैंडलॉर्ड आपको B में ही आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है, ये एकोमोडेशन हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, B में, C में इंक्रीज C, लीज इंक्लूड सब लीज, ठीक है, D में, तो आप L3 है यहाँ पे, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है, ABL3 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन C में है, फिर लॉफुल इंक्रीज C में है, इंक्रीज हो गया C, लॉफुल है, ठीक है, फिर लीज इंक्लूड सब लीज, लीज की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद करके जाएँ, एक एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और E, अब देखिए, अब मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली कौन होगा, तो ये बहुत पूछी जाती है पेपर में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस डेफिनेशन ऑल्सो, मेंबर ऑफ द फैमिली। तो मेंबर ऑफ द फैमिली देखिए, इन एनी ऑफ द पर्सन मीन्स द स्पाउस, स्पाउस मीन्स कोई भी उसका हस्बैंड है, वाइफ है, राइट, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, या फिर उसका बेटा है, सन है, या फिर अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर, पेरेंटल अंकल, पेरेंटल अंकल्स वाइफ, या फिर उनकी विडो, है ना, तो इस तरीके से, या फिर सन है, या फिर अनमैरिड डॉटर लिविंग जॉइंट। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है इस डेफिनेशन में, ये सारे तो पर्सन याद रखने हैं जो भी है इस डेफिनेशन में, मेंबर ऑफ द फैमिली ये सब होते हैं, वाइफ हो गए, वाइफ के
अब तो पेरेंट्स के बच्चे, पेरेंट्स के पैटर्नल साइड की पूरी फैमिली होती है इसमें, ठीक है। तो आप मत भूलिएगा कि पैटर्नल साइड की पूरी फैमिली, चाचा ताऊ के बच्चे, ये सब आ जाते हैं इसमें। क्योंकि देखिए, मेंबर ऑफ द फैमिली, बट मेंबर ऑफ द फैमिली आजकल लोग क्या है कि सेपरेटली रहने लगे हैं अपना अपना घर लेकर, ठीक है। लोग सेपरेटली रह रहे हैं आजकल तो अपने घर में। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो ये सब साथ में ही रहते थे। तो इन केस ऑफ द पर्सन मीन्स स्पाउस, मैंने हस्बैंड वाइफ, बच्चे, अनमैरिड डॉटर, ठीक है, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, अनमैरिड सिस्टर हो गया, पैटर्नल अंकल हो गया, पैटर्नल अंकल्स वाइफ हो गई, वाइफ्स डॉटर्स, मतलब पैटर्नल अंकल्स की विडो हो गया, ठीक है, ब्रदर्स सन, अनमैरिड डॉटर्स लिविंग जॉइंटली विद, बट लिविंग जॉइंटली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और एनी अदर रिलेशंस डिपेंडेंट ऑन हिम, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी पर्सन इनमें से अगर दे आर लिविंग सेपरेटली तो दैट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली, राइट। मेंबर ऑफ द फैमिली वही होंगे जो लिविंग जॉइंटली विद इट। अब पहले जॉइंटली रहते थे, आज के टाइम में तो इतना जॉइंट कहाँ रहते हैं, लोग सेपरेट हो जाते हैं, राइट। आपको रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज़, ठीक है, रिपील्ड एक्ट 1955 को रिपील करके आया है, ये मैंने आपको बताया था, मीन्स एमपी अकोमोडेशन एक्ट रिपील्ड अंडर सेक्शन 51। एंड स्टैंडर्ड रेंट क्या रहेगा, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड रेंट भी बताया था, सॉरी अभी तक तो नहीं बताया। ये स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन भी याद कर लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्शन 7 में आप पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रेंट इंक्रीज कैसे करना है, एंड सच रेंट सेक्शन 8, ठीक है। एंड टेनेंट की डेफिनेशन इतना ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना कि टेनेंट 2I में आता है, ठीक है। अब सेक्शन 3 पे आइए आप, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टन एकोमोडेशन। ये जो एक्ट है, इट विल नॉट अप्लाई टू द सर्टन एकोमोडेशन, और वो एकोमोडेशन कौन कौन सी होगी, देखिए, कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, अकोमोडेशन विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई, क्योंकि अकोमोडेशन से निकाला जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं तो उन्हें अकोमोडेशन दिया जाता है, अब वो उनसे खाली करवाएंगे। जैसे पार्लियामेंट में अभी अभी रिसेंटली, क्या नाम है, जिसकी शादी हुई थी एक्ट्रेस से, पार्लियामेंट हाउस खाली करने के लिए कहा था यार, वो लड़का, मतलब दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, एक्ट्रेस है लड़की तो, एंड ही इज़, तो मुझे इतना नाम तो याद नहीं है बिकॉज मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में नहीं हूँ, बट हाँ, राघव चड्ढा नाम है उनमें सब भाई साहब को। तो राघव चड्ढा जी को खाली करने के लिए कहा, अगर खाली करना, उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है तो फिर उन्हें खाली करना पड़ेगा अपना एकोमोडेशन। ये थोड़ी है कि वो वहाँ पर ही, नहीं भाई मुझे प्रोवाइड किया गया है मैं तो केस फाइल कर दूंगा, तो इस तरीके से उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जिनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, तो उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि और उनको निकाला जा सकता है जैसे उनका टाइम एक्सपायर होता है, ठीक है। तो एंड लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, तो ये लोकल अथॉरिटीज़ जो होती हैं इन पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकंड कहता है, गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वो एजुकेशन, चैरिटेबल, है ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, नर्सिंग, मैटरनिटी, होल। तो दिस इज़ द थिंग कि एजुकेशन, देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड हो, रिलीजियस से रिलेटेड हो, या फिर आपका हो रिलीजियस चैरिटेबल से। तो अगर आपका चैरिटेबल से है, एजुकेशन से रिलेटेड है, या रिलीजियस से रिलेटेड है, तो आपको गवर्नमेंट ने ये नोटिफाइड करके कहा है कि दिस एक्ट विल बी नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपका जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के ऑफिस पे अप्लाई नहीं होगा, लोकल अथॉरिटीज़ पे अप्लाई नहीं होगा, और गवर्नमेंट किसी भी तरह का नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके चैरिटेबल पर्पज़ से है, चैरिटेबल है, एजुकेशन पर्पज़ से है, या फिर आप रिलीजियस पर्पज़ से है, कुछ भी एकोमोडेशन, तो उस पर ये एकोमोडेशन अप्लाई नहीं होगा। अब आपने लाइक मंदिर बना लिया, ठीक है, रिलीजियस धार्मिक, या फिर आपने मस्जिद बना ली, ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ी कहेंगे एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग आपको निकाला थोड़ी जाएगा उस एकोमोडेशन से। अब आपका रिलीजियस है, मंदिर है, अब आपको वहीं पर ही पूजा करनी है, अब आपको मस्जिद, आपको वहीं पर नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रेंटेड एकोमोडेशन में आएगा, ठीक है। बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है कि दिस एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दिस रिलीजियस, चैरिटेबल एंड एजुकेशनल पर्पज से जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया। एंड जो भी नर्सिंग होम होते हैं, मैटरनिटीज़ होम होती हूँ कि नर्सिंग होम पर भी ये अप्लाई नहीं होता, और जो मैटरनिटीज़ होम होते हैं उस पर भी ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। तो क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग द रेंट, तो अब हम इसमें देखेंगे, ये सेक्शन 4 से लेके 11 तक डील करता है, राइट। Provisions regarding rent, please note down this on your notebook. Provisions of this chapter not to apply of certain accommodation for specified period, मतलब कि specified period के लिए
ये जो चैप्टर है, अब इसमें ये चैप्टर की बात हो रही है। ऊपर जो अभी हम देख रहे थे इसमें था कि दिस एक्ट, यहाँ पे चैप्टर नॉट अप्लाई, ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। कब नहीं अप्लाई होगा ये मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्ट कब अप्लाई नहीं होगा ये बताना मुझे, कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द रेंट, जो भी इसके प्रोविजंस है रिगार्डिंग द रेंट, ये कब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आप थर्ड सेक्शन में देखेंगे कि ये एक्ट ही, यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है कि ये एक्ट कब एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होगी या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटीज़ होगी या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वॉइस गैसेट में इशू किया है कि एजुकेशनल रिलीजियस पर्पस या फिर चैरिटेबल पर्पस से या फिर मैटरनिटी होम है, तो ये जो एक्ट है एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर पे थे हम, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आपको सेक्शन 4 में क्लियरली मेंशन है कि दिस चैप्टर नॉट टू अप्लाई सर्टेन एकोमोडेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ये जो चैप्टर है प्रोविजन रिगार्डिंग रेंट का अप्लाई नहीं होगा। तो ये कब अप्लाई नहीं होगा, ये 5 ईयर्स के लिए, इसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड गिवन है जो कि है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। 30 दिसंबर 1961, ठीक है। इसी ये डेट है इन्फोर्समेंट की, जो एमपी एकोमोडेशन एक्ट आया था 30 दिसंबर 1961 को आया था, ठीक है। तो कोई नया मकान बनेगा 5 ईयर्स, है ना, इच्छा से, तो 5 ईयर्स अपनी इच्छा से जी सकता है वो, अगर 30 दिसंबर 1961 से पहले या फिर एक्ट आने के पहले या बाद में उसका घर बना है तो वो अपना अकोमोडेशन को 5 ईयर्स तक रेंट पे किसी को देता है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो प्रोविज़न है चैप्टर है, ठीक है, जो रेंट का प्रोविज़न वाले रेंट का चैप्टर, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल 5 ईयर्स तक। आपका देखिए जैसे कि 30 दिसंबर 1961 को ये एक्ट बना, ठीक है। आपने घर बनवाया 1962 को, तो आपका जो पहले या बाद में कभी भी घर बनवाया है और रेंट पे अपना अकोमोडेशन दे दिया किसी को, तो ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा कि प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। ओनली इस चैप्टर की बात हो रही है, जो भी 4 से 11 तक के सेक्शन है उसकी बात हो रही है। ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे 5 ईयर्स तक। वो अपने अकॉर्डिंग रेंट वगैरह ले सकता है जैसे भी उसको लेना है रेंट, ठीक है। अब आप आइए सेक्शन 5 पे, तो रेंट एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल, ठीक है। अगर आप रेंट एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, जो भी आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया जाता है वो सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, नॉट रिकवरेबल। अगर आपने एक्सेस लिया है रेंट, ठीक है, और आपने, अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे 5,000 आपका होना चाहिए मिनिमम रेंट, आपने 7,000 एक्सेस कर दिया, ये आपका स्टैंडर्ड रेंट है, आपने 7,000 ले रहे हो, तो 2,000 एक्सेस में है ना, अगर वो नहीं पे करता तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, रेंट अथॉरिटी नहीं जा सकते, ठीक है, क्लेम करने के लिए, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 5,000 रुपीज़ का ही था, राइट। अब आइए मैं आपको पीछे ले जाती हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, तो रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। No tenant shall not be signing any agreement to the contrary be liable to pay to his landlord for the occupation of any accommodation any amount in excess of the standard rent of this accommodation, right.